Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, Welcome, Pranam, and hello. This is Ravikant Sharma, and welcome you all to my channel Soul Physics. Today we are going to start a new topic, and that topic is Gauss theorem. In our previous video, I had discussed brief idea regarding electric flux. Electric flux होती क्या है, उसका SI यूनिट क्या है, उसकी डायमेंशंस क्या है, उसकी जितनी भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना, वो सारी चीजें हमने कवर कर लिया। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हो। आज के वीडियो में गॉस थ्योरम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे, उसकी यूज क्या है, बेनिफिट क्या है, हर एक चीजों को हम लोग क्लियरली एंड प्रिसाइसली अंडरस्टैंड करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, तो यहाँ पे मैंने गॉस थ्योरम की जो बेसिक थीम जो है, मैंने यहाँ पे जो बेसिक स्टेटमेंट्स है वो मैंने लिख दिया हुआ है। मीन्स ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा मेथड है जिसके वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। याद करो, मैंने प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज का एक्सप्रेशन यूजिंग कैलकुलस मेथड मैंने डिराइव किया है। तो उसका एक्सप्रेशन लगभग ये था, E इक्वल्स टू लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसका कैलकुलस मेथड से मैंने पूरा एक्सप्रेशन डिराइव किया हुआ है। अब समझो कि सपोज करो कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैलकुलस मेथड कोई ऐसा मेथड मिल जाए जिसमें मेहनत भी कम लगे और एक्सप्रेशन भी डिराइव हो जाए, तो आपका काम भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक गॉस थ्योरम एक उसी तरीके का एक टूल है। समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए जितना हो सके उतना सिंप्लीफाइड वे में मेथड बनाया गया है। ठीक है, सो अब समझते हैं। इतना तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि गॉस थ्योरम बेसिकली है क्या। कि गॉस थ्योरम को एक तरीके से एक मेथड है जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को सिंप्लीफाई वे में इवेल्युएट कर सकते हो। अब देखो, गॉस थ्योरम ये कहता है, पहले स्टेटमेंट में यहां पे लिख देता हूं कि टोटल फ्लक्स थ्रू एनी enclosed body or surface is equal to 1 by epsilon naught times total charge enclosed within the surface। बहुत काम की चीज है इसको। ये जो एक्सप्रेशन है वो मैं मैथमेटिकल फॉर्म में भी मैं लिख देता हूँ। ये बोल क्या रहा है कि टोटल फ्लक्स थ्रू द एनी एनक्लोज्ड सरफेस इज नथिंग बट टोटल चार्ज enclosed within the surface divided by epsilon naught। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। ये स्टेटमेंट भी और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी। और समझते हैं कि क्या बोल रहा है ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बोल क्या रहा है। तो देखो, पहली चीज तो हमने ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लिया कि गॉस थ्योरम है क्या। एक सिंप्लीफाइड वर्जन है इलेक्ट्रिक फील्ड को इवेल्युएट करने के लिए। अब गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फील्ड इवेल्युएट करने के लिए जो बेसिक नीड है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि कोई भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी जा रही है, कितनी आ रही है, उसी के बेसिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड इवेल्युएट किया जाएगा। अब आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर विच इज स्केलर क्वांटिटी। इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो यहां पे ये जो मेथड है वो तभी वैलिड होगी जब आप चार्ज को कोई सरफेस के अंदर
कवर करके रखोगे। मतलब सपोज करो कि मेरे पास एक चार्ज है Q, बात समझ में आ रही है, और इसके आसपास एक मेरे पास सरफेस है। तो चार्ज के आसपास जो सरफेस मैंने बनाया हुआ है ना, इस सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, याद रखना, दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। अब समझो, अगर इस गॉसियन सरफेस के अंदर या फिर कोई भी बॉडी के अंदर जितना भी चार्ज होगा, हर एक चार्ज की वजह से कोई ना कोई फील्ड तो बाहर निकलेगी, नेचुरल सी बात है। अब मैं मानता हूं कि इस चार्ज से लेट्स से सर्टेन अमाउंट ऑफ फील्ड बाहर निकल रही है, ये जो है ये सारी फील्ड्स बाहर निकल रही है। हाँ, समझ में आ रही है। अब मुझे ये जानना है कि इस सरफेस से, इस सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है। तो फ्लक्स डिपेंड करता है चार्ज की मैग्नीट्यूड पे। फ्लक्स डिपेंड करता है चार्ज की मैग्नीट्यूड पे। अगर आप बोलोगे कि चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या होती है, तो देखो, अगर मैंने बोला कि कोई भी एक इमेजिनरी बॉडी से नंबर ऑफ फिल लाइंस जो आ रही है, लेट्स से कि 4 फिल लाइंस आ रही है एक चार्ज की वजह से, 4 फिल लाइंस आ रही है अंडरस्टैंडिंग के लिए, और दूसरे सरफेस में कोई एक चार्ज क्यू डैश रखा हुआ है जिसके थ्रू लेट्स से 10 फील्ड लाइंस आ रही है। अब इन दोनों का मतलब क्या हुआ? इन दोनों का मतलब ये हुआ कि जिस चार्ज से ज्यादा फील्ड लाइंस आएंगी, वो चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, जिस चार्ज से फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। तो इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है? इसका कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जिस सरफेस के अंदर चार्ज रखा है, अगर उस चार्ज से फील्ड लाइंस अगर मैक्सिमम निकल रही होंगी, तो इनडायरेक्टली आप ये भी बोल सकते हो कि वो चार्ज की मैग्नीट्यूड बहुत ही ज्यादा है। इसका कन्वर्स क्या होगा कि लेट्स से अगर मैंने यहां पे एक सरफेस रखा हुआ है, कोई भी रैंडम सरफेस ले लिया, और इस सरफेस के अंदर मैंने दो चार, एक डाइपोल ही रखा है। डाइपोल मतलब क्या होता है? सेम चार्ज विद अनइक्वल पोलैरिटी। अब मैं पूछूं कि इस सरफेस से फ्लक्स कितना निकल रहा है, मतलब कि टोटल फील्ड लाइंस इस सरफेस से कितनी बाहर निकल रही है। तो आप बोलोगे कि इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो आप बोलोगे क्यू नेट इज इक्वल टू प्लस क्यू माइनस क्यू विच इज 0। तो नेट चार्ज तो 0 हो गया। तो अगर नेट चार्ज 0 हो गया, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि इस सरफेस के बाहर कोई भी फील्ड लाइंस निकलेगी नहीं। और अगर कोई भी फील्ड लाइंस नहीं निकलेगी, तो इसका मतलब फ्लक्स इज 0। ऐसे सरफेस के थ्रू आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं निकाल सकते, बिकॉज चार्ज ही नहीं है। तो ये ऐसा समझो कि एक मेथड हमने बना लिया, हमने इन द सेंस, जर्मन के फिजिसिस्ट थे गॉस, तो उन्होंने एक ऐसा मेथड बनाया जहां से आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर सिंपल वे में अगर कैलकुलेट करना है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके लिए दो चीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सरफेस कंप्लीटली एनक्लोज्ड होनी चाहिए, एनक्लोज माने कंप्लीटली क्लोज होनी चाहिए, और दूसरा उसके अंदर चार्ज भी होना चाहिए। नॉर्मल सी बात है ना, अगर सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज ही नहीं हुआ, तो कोई फ्लक्स ही नहीं होगा। समझ में आया? तो चलो इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो एक तो मैंने एग्जांपल दे दिया कि अगर मैंने यहाँ पे एक क्लोज सरफेस रखा हुआ है, और एक क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज रखा है, तो चार्ज के थ्रू कोई ना कोई फील्ड लाइंस तो बाहर आएंगी आएंगी। तो फ्लक्स कितना होगा इस सरफेस के थ्रू? तो आप बोलोगे फ्लक्स हो जाएगा Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कितना होगा? Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सपोज करो, सपोज करो चार्ज आपका यहां पे एनक्लोज बॉडी के बाहर है, यहां पे कहीं पे चार्ज रखा हुआ है,
ये है आपका क्लोज्ड बॉडी और चार्ज आपका क्लोज बॉडी के बाहर लग रहा है। अब इस केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? इस केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? तो सिंपल सी चीज है कि देखो, अगर मैं छोटा सा रीजन भी लूं, देखो चार्ज है तो फील्ड लाइंस तो उसके थ्रू निकलेगी ही निकलेगी। तो अगर यहां से सपोज करो इतने से रीजन में, ये जो मैंने येलो कलर का शेडेड रीजन बनाया है और यहाँ पे भी येलो कलर का शेडेड रीजन बनाया है, ठीक है। तो कहाँ गया भाई, पेन ही नहीं दिख रहा मुझे। हम्म, ये येलो कलर का मार्कर बहुत डेंजर है। चलो ठीक है, ओके। तो अब देखो यहां से क्यू चार्ज से जितना फील्ड लाइंस निकलेगी, सपोज करो मैं बोल रहा हूँ कि यहां से दो फील्ड लाइंस निकल रही है, ठीक है। तो जितना फील्ड लाइंस यहां से अंदर जा रही है, सेम अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस यहां से बाहर भी निकलेगी। तो इस क्लोज बॉडी से टोटल फ्लक्स कितना हुआ? जीरो। टोटल फ्लक्स कितना हुआ? जीरो। क्यों जीरो हुआ? बिकॉज इस सरफेस से, इस रीजन से जितना फील्ड लाइन एंटर हो रही है उतना ही फील्ड लाइन एग्जिट भी कर रही है। तो इसका मतलब जितना, अब देखो इसमें डायरेक्शन भी, डायरेक्शन का भी केस हम मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि सर डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे सरफेस ले लेता हूँ, ठीक है, ये छोटा सा अगर मैंने उस रीजन का सरफेस ले लिया, फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, और एरिया यहाँ पे छोटा सा एरिया मैंने लिया, छोटा सा एरिया ले लिया जैसे ए वेक्टर। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? थीटा की वैल्यू है 180 डिग्री। तो यहाँ पे फ्लक्स φ1 फाइंड करो, तो φ1 की वैल्यू कितनी हो गई? E इंटू ए कॉस 180 डिग्री विच इज -1। और सेकंड सरफेस में देखो, तो सेकंड सरफेस में अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम है, एरिया वेक्टर भी सेम ही डायरेक्शन में है, और कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ पे भी देखें तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ? ई ए। तो नेट फ्लक्स कितना हुआ बेटा? नेट फ्लक्स हो जाएगा φ1 प्लस φ2। φ1 प्लस φ2 मतलब हो गया जीरो। कैसे जीरो आया? बिकॉज φ1 की वैल्यू है हमारे पास ई ए, और φ2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? माइनस ई है। φ2 की वैल्यू ये है और φ1 की वैल्यू माइनस ई है। तो उसके बेसिस पे हमें पता चल गया कि अगर चार्ज सरफेस के बाहर लाई करेगा तो नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स थ्रू दी सरफेस विल बी जीरो। ये वाला यहां से मैंने प्रूफ कर दिया। बट आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये फाई इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट आया कैसे, ठीक है। तो वो भी हम लोग प्रूफ कर देते हैं। चलो गॉस थ्योरम को प्रूफ करते हैं कि एक्चुअल में ये आया कैसे। फाई इक्वल्स टू प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। देखो, अब मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ कि मेरे पास एक चार्ज है। कौन सा चार्ज है? लेट्स से एक क्यू चार्ज मैंने रखा हुआ है, ठीक है। और क्यू चार्ज के आसपास मैंने एक गॉसियन सरफेस बना दिया, और ये गॉसियन सरफेस है ना बेटा, ये गॉसियन सरफेस 3 डायमेंशन में है। 3 डायमेंशन में क्या होता है, याद रखना कि जब आप गॉसियन सरफेस बनाते हो तो वो सरफेस जो होगा इट मस्ट बी इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन मतलब या तो वो स्पीयर होना चाहिए, या तो वो सिलिंड्रिकल होना चाहिए, या तो वो क्यूब होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज आप कोई भी चार्ज लोगे तो चार्ज तो 3 डायमेंशन में लोगे ना। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम जो सरफेस बनाते हैं इट मस्ट बी इन 3 डायमेंशन, ठीक है। ये हमें 2 डायमेंशन में लग रहा है बट इट्स नॉट इन 2 डायमेंशन, बट इट इज इन 3 डायमेंशन। और 3 डायमेंशन में ये जो सर्कल की तरह दिख रहा है वो सर्कल नहीं है बेटा, ये क्या है? स्पीयर, ठीक है। अब ये यहाँ पे चार्ज बनाया हुआ है, तो चार्ज से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी, ठीक है। सपोज करो कि ये वाला छोटा सा रीजन है, इस रीजन से कुछ फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। समझ में आ रही है? दिस इज योर ई। तो अब देखो इस चार्ज से, अब देखो ये वाला जो रेडियस है ना, स्फीयर का जो रेडियस है वो आर है। कोई भी लोकेशन देखो, स्फीयर का रेडियस क्या है? ये फिक्स है। तो कोई भी पॉइंट्स में कंसिडर कर लूं यहाँ पे, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है
वो कैसा रहेगा, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो अब मैंने ये वाला शेडेड रीजन दिया हुआ है, सपोज करो कि छोटा सा एरिया से, ये छोटे से रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी जा रही है, तो मैंने बोला ई इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। अब एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। जहां पे नॉर्मल जाएगा, ये नॉर्मल, तो नॉर्मल का डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया। तो जहां पे नॉर्मल होगा वहीं पे एरिया वेक्टर होगा, तो इस केस में हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कौन सा हुआ, ये हो गया एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। लेट्स से इट इज डी ए, बिकॉज हमने छोटा सा एरिया लिया हुआ। तो ये जो छोटा सा रीजन है, इस स्मॉलर रीजन से फ्लक्स कितना निकल रहा है, तो फ्लक्स जो आ रही है डी फाई इज नथिंग बट ई डॉट डी ए। फ्लक्स कितना निकल रहा है बेटा, डी फाई इज नथिंग बट ई डॉट डी ए। बात यहां तक समझ में आई? अब देख बेटा, यहां पे मुझे टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए मैं हर एक रीजन का छोटे छोटे फ्लक्स लूंगा। जैसे मान लो कि ये वाला छोटा सा रीजन लूंगा, यहाँ पे भी छोटा सा रीजन लूंगा, यहाँ पे भी छोटा सा रीजन लूंगा, और हर एक रीजन पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा, और हर एक रीजन पे मैं नॉर्मल वेक्टर लूंगा, मीन्स हर एक रीजन पे मैं एरिया वेक्टर लूंगा। तो अब एक चीज और ध्यान रखना कि गॉस थ्योरम के लिए जो आप सरफेस बना रहे हो ना, गॉसियन सरफेस आप कंटिन्यूस बॉडी के अबाउट, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी के अबाउट ही आप बना सकते हो। या फिर ये जो गॉसियन सरफेस जो मैंने बनाई, इसकी कंडीशन चलो इसके बाद के पेज में मैं लिख देता हूं। बट ये समझना कि ये जितने भी मैंने शेडेड्स बनाए हैं, मैंने छोटे छोटे एरियाज बनाई हुई है, वो हर एक शेडेड रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी, और हर एक शेडेड रीजन से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। हर एक फ्लक्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो तुम्हें पता है कि अगर क्वांटिटी अगर छोटी हो, मतलब अगर एरिया का साइज में बहुत छोटा कर दूं, तो हम एक साइन यूज कर रहे थे, इंटीग्रल। सो टोटल फ्लक्स इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। क्लोज इंटीग्रल किसका करना है बेटा, ये पूरे सरफेस का। ठीक है? तो अब देखो फ्लक्स की वैल्यू आएगी ई की वैल्यू। सबसे पहले ई हम बाहर निकाल देते हैं, और यहां पे मिला टोटल इंटीग्रल ऑफ डी ए। अब तुम मुझे बताओ यहाँ पे ये एरिया किसका लिखना है, एरिया लिखना है हमें स्फीयर का। जो भी आप गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हो, उस गॉसियन सरफेस का एरिया। तो दिस इज योर गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस का एरिया क्या है बेटा, स्फीयर का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम डीए की जगह पे क्या लिखेंगे, ओवरऑल एरिया जो करेंगे इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा बना ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज टोटल फ्लक्स। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की वजह से इस आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपको याद होगा, देखो मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ छोटा सा। अगर यहाँ पे क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस पे इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगता है, तो आप लिखते हो E इक्वल्स टू के कैपिटल Q बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वही चीज बन रही है, हर एक लोकेशन पे कोई भी पॉइंट लो, चाहे 1 पॉइंट लो, चाहे 2 पॉइंट लो, चाहे 3 पॉइंट लो, 4 पॉइंट लो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है ना। तो कोई भी एक पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, इट विल बी के क्यू, अच्छा हमने स्मॉल क्यू लिया हुआ है ना, तो इट विल बी स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इट विल बी के स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। हुआ ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपको फ्लक्स मिल गया। अब चलो इससे थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। तो हमें टोटल फ्लक्स मिल गया फाई इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 4 बाय आर स्क्वायर। तो यहां से आर स्क्वायर और आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, यहां से आर स्क्वायर और आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे
के की वैल्यू होती क्या, के इज कोलम्बिक कांस्टेंट विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू इनटू 4 पाई। तो यहां से 4 पाई और 4 पाई भी कैंसिल हो गए, तो हमें फ्लक्स की वैल्यू मिल गई, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू वही चार्ज है जो गॉसियन सरफेस में एनक्लोज है। सो यहां से हमने प्रूफ कर दिया कि कोई भी फ्लक्स, किसी भी रीजन पे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सरफेस क्लोज है कि नहीं है, और सरफेस क्लोज है तो उसके अंदर चार्ज का होना जरूरी है। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, चलो ये आप खुद कैलकुलेट करना। लेट से अब मेरे पास एक क्लोज्ड सिस्टम है, एक मैंने एक इस तरीके से एक सिस्टम ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ भी चार्ज ले लिया, जैसे मान लो कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज लिया, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज लिया, अगेन मैंने प्लस क्यू चार्ज लिया, अगेन मैंने माइनस क्यू चार्ज लिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने इक्वल नंबर ऑफ डाइपोल्स मैंने ऐड कर दिया है इस क्लोज सिस्टम पे। लेट्स से 10 डाइपोल्स मैंने ऐड किया, 10 डाइपोल्स। अब मैंने पूछा कि इस सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो सिंपली आप आंसर कर दोगे, टोटल फ्लक्स इज नथिंग बट नेट चार्ज इनसाइड द बॉडी। अब नेट चार्ज इसमें है कितना, तो न्यूमेरिकल वाइज अगर देखा जाए तो लेट्स से क्यू की वैल्यू जो है वो कितनी है, लेट्स से 10 माइक्रोकूलम। तो अगर 10 डाइपोल्स है तो आप लिखोगे 10 माइक्रोकूलम माइनस 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये एक डाइपोल है, प्लस 10 माइक्रोकूलम माइनस 10 माइक्रोकूलम, ये सेकेंड डाइपोल है। ऐसे 10 टाइम्स लिखोगे, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स कितना है बच्चा, टोटल फ्लक्स है 0। हाँ, समझ में आ रही है। सो टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या समझा कि टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सरफेस क्लोज है कि नहीं है, और सरफेस अगर क्लोज है तो उसके अंदर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, अब देखो गॉसियन सरफेस की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज हम समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस। देखो ये छोटा सा और सिंपल सा टॉपिक है, तो चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस में क्या होता है, देखो पहला चीज तो ये है कि गॉसियन सरफेस जब आप बनाते हो, ठीक है, सो सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिक। पहला चीज याद रखना, सरफेस कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक में भी कैसा, 3 डायमेंशनल। जैसे कि स्पीयर हुआ, चाहे वो सिलेंडर हुआ, चाहे वो क्यूब हुआ, ठीक है, कोन हुआ। so these are the entities we can consider 3 डायमेंशन में। ठीक है, दूसरा चीज, जब आप सरफेस बनाते हो तो याद रखना कि थ्रू दी सरफेस, गॉसियन सरफेस, थ्रू दी सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू इट। मतलब अगर मैंने यहाँ पे देखो प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने प्रीवियस वीडियो बोल रहा हूँ, प्रीवियस वाले ये जो स्लाइड्स मैंने बनाई है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट और गॉसियन सरफेस का कंपोनेंट, मतलब गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, या तो परपेंडिकुलर होना चाहिए और या तो फिर पैरेलल होना चाहिए। 2 कंडीशन याद रखनी है हमें। ठीक है, कहीं पे भी आप गॉसियन सरफेस बनाओगे तो ध्यान रखना कि उसमें से जो सरफेस के अबाउट ये गॉसियन सरफेस बनाओगे, ठीक है, जिस डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट गॉसियन सरफेस बनाओगे, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, या तो परपेंडिकुलर होनी चाहिए या तो और पैरेलल टू इट।
दोनों में से कुछ भी चलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको लेके बताता हूँ नेक्स्ट वाले पेज पे। अभी के लिए ये समझ लीजिए। ठीक है, या फिर चलो मैं बता देता हूँ कि एक तो मैंने यहाँ पे स्पीयर बनाया, तो स्पीयर पे एक चार्ज रखा, तो चार्ज से जो फील्ड निकलेगी वो नॉर्मल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, है कि नहीं। तो ये आपका गॉसियन सरफेस है ना बच्चा, जो स्पीयर मैंने बताया ये क्या है, ये गॉसियन सरफेस है। तो गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये 90 डिग्री पे बन रही है ना। और दूसरा केस इसे मान लो कि एक तरीके से मैंने एक इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, एक लाइन मैंने बनाई है, एक रॉड बनाई हुई है। ठीक है, अब इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से निकल रही है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। अब इसके अबाउट अगर मुझे गॉसियन सरफेस बनानी है, तो लेट्स से कि आपने कुछ इस तरीके से होलो सिलेंडर बनाया हुआ है, ये इस तरीके से। अब यहां पे देख बेटा कि इस वाले सरफेस के अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और ये अपर वाला सरफेस के अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैरेलल है। तो यहां पे इस वाले पॉइंट पे E इज पैरेलल टू सरफेस, और ये वाले पॉइंट पे E इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये एक एग्जांपल है, मैं दोनों ही आ गया। इसको हम यूज करने वाले हैं जब मैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम कराऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू जो होनी चाहिए ना, शुड बी 90 डिग्री और 0 डिग्री। ठीक है, तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। और तीसरा चीज मैं ये भी बता देता हूं कि दिस सरफेस always drawn to the continuous distribution of charge। याद रखना, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मतलब क्या होता है बेटा, कि जैसे मान लो कि आपका प्लेन शीट हो गया या फिर रॉड हो गया, ठीक है, या फिर स्पीयर हो गया, ठीक है, ऐसी शेप के बॉडीज के ऊपर जो चार्ज होंगी ना, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, तो ऐसी केसेस के अबाउट अगर आप गॉस थ्योरम यूज करते हो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और एक और पॉइंट ऐड कर लो, दिस सरफेस, ये तो पहला पॉइंट आना चाहिए था, दिस सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड। ओपन मत रखना, जब भी आप क्वेश्चन सरफेस बनाते हो तो क्वेश्चन सरफेस हमेशा क्लोज होना चाहिए। तो आई थिंक ये 4 पॉइंट एनफ है, और तो बाकी पॉइंट्स आएंगे तो हम न्यूमेरिकल्स में भी हम समझ सकते हैं। बट दिस आर दी फाउंडेशनल पॉइंट्स, कि इतना आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक पॉइंट्स है। ठीक है, कि ये सरफेस आपकी सिमेट्रिक होनी चाहिए, जैसे कि 3 डायमेंशन में बोला, और ये सरफेस जो हम लेते हैं वो 3 डायमेंशन में लेते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या समझा वो हम रिवाइज एक बार कर लेते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि गॉस थ्योरम होती क्या है, और गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, गॉस थ्योरम को यूज कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो गॉस थ्योरम इज यूज फॉर इवैल्यूएटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सिंप्लीफाइड मैनर। ठीक है, उसके बाद हमने समझा कि गॉस थ्योरम को प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। उसके बाद हमने ये समझा कि कोई भी सिस्टम में अगर चार्ज अगर एनक्लोज्ड है, ठीक है, और सपोज करो कि उस एनक्लोज्ड सिस्टम में अगर डाइपोल रख दिया जाए तो नेट चार्ज की वैल्यू क्या होगी। अगर चार्ज सिस्टम के बाहर है या फिर क्लोज बॉडी के बाहर है, तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा वो भी हमने समझा। और लास्ट में हमने इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, फ्लक्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में हमने समझा। क्लियर है। अब देखो ये सारी चीजों को लेके मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कि ये एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि ये गॉस थ्योरम यूज कैसे करता है। ठीक है, चलो फॉर एग्जांपल अभी जैसे एक क्यूब हम ले लेते हैं, जैसे मान लो, ठीक है,
सपोज करो मैंने यहाँ पे एक क्यूब रखा 3 डायमेंशन में, बात समझ में आ रही है? एक क्यूब लिया हमने और क्यूब के एग्जैक्ट सेंटर पे, बहुत पॉपुलर भी है ये क्वेश्चंस, एग्जैक्ट सेंटर पे आपने क्यू रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कोई भी एक फेज से, लेट्स से कि मैं बोल रहा हूं कि इस फेज से क्यू चार्ज की वजह से फ्लक्स कितना निकल रहा होगा। फाइंड फ्लक्स थ्रू द गिवन फेज। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बच्चा, आप सोचो। देखो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि अगर मैं देखूं तो टोटल फ्लक्स का एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा? टोटल फ्लक्स इज नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स इज नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब तुम यहां पे देखो, इस एक चार्ज के वजह से जनरली फ्लक्स मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी फेजेस को शेयर कर रही है, तो काउंट करते चलो। तो क्यूब के अंदर टोटल फेज कितनी होती है? ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, सामने वाला फिफ्थ हुआ और ये हुआ सिक्स्थ। तो देखो टोटल 6 ऐसे फेजेस हैं जहां पे एक सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब हम ये ऐसा लिख सकते हैं कि टोटल 6 फ्लक्स को मिला के, टोटल सारे के सारे 6 फेजेस को जब आप मिलाओगे तो आपका जो एक्सप्रेशन बनता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये 6 की जगह पे मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि ये 6 5 क्यों लिखा मैंने? 6 5 मतलब कि हर एक फ्लक्स, हर एक फेजेस से जो फ्लक्स निकल रही है, उन सब फेजेस के फ्लक्स को ऐड करोगे तो उसके वजह से उसके वजह से जो चार्ज आएगा वो कितना होगा? दैट विल बी क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू चार्ज। उसके वजह से जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? कैपिटल क्यू चार्ज। मतलब कि ये एक सिंगल चार्ज का कंट्रीब्यूशन टोटल 6 फेजेस में है। तो एक फेजेस से चार्ज का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? तो एक फेजेस से जो फ्लक्स निकलेगा, सो फॉर वन फेज फ्लक्स कितना होगा बेटा? देखो फ्लक्स विल बी Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई? देखो एक बार मैं वापस से इस चीज को रिपीट कर देता हूँ, ये बोल क्या रहा है। देखो एक चार्ज है, ठीक है, और इस एक चार्ज ने अपना फ्लक्स कितने फेजेस को शेयर किया हुआ है? तो क्लियर दिख रहा है, 6 फेजेस को इसने अपना फ्लक्स शेयर किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि 6 फेजेस को इसने अपना टोटल फ्लक्स अगर शेयर किया हुआ है तो 6 फेजेस को एक सिंगल चार्ज है जो शेयर कर रहा है। तो एक फेजेस के लिए कितना चार्ज शेयर कर रहा है? तो एक फेजेस के लिए जो नेट चार्ज जो शेयर कर रहा है वो है Q बाई 6। एक फेज के लिए चार्ज कितना शेयर हो रहा है वो है Q बाई 6, और एक फेज से फ्लक्स कितना पास हो रहा है दैट विल बी Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैंने स्पीयर लिया, एक स्पीयर लिया और स्पीयर के अंदर, अब ये तो आप निकाल ही लोगे, Q चार्ज रखा हुआ है। अब मैंने पूछा कि स्पीयर के अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, तो आप क्लियरली बोलोगे फ्लक्स तो हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं, बिकॉज ये जो आपका गॉसियन सरफेस है वो स्फेरिकल है, ठीक है ना। तो कोई भी लोकेशन ले लो, फर्क नहीं पड़ने वाला, फ्लक्स की वैल्यू तो सेम होगा बिकॉज फील्ड की वैल्यू भी सेम रहेगी। तो ये फ्लक्स तो स्पीयर के लिए आपने इजीली निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो एनक्लोज चार्ज है वो कितना है? Q है। बट इसको थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं, जैसे मान लो कि स्पीयर को हमने क्या किया, अब सपोज करो होलो स्पीयर है इस तरीके से,
आधा सेमी स्फीयर। अब यहां पे एक चार्ज रखा हुआ, इसी चार्ज को यहां पे रखा है, लेट्स से क्यू, लेट्स से क्यू डैश या फिर क्यू ही ले लेते हैं। अब पूछा है कि फेस से, इस सरफेस से फ्लक्स कितना हो, यहां से फ्लक्स फाइंड करना है, ये कर्व्ड पार्ट से फ्लक्स कितना निकल रहा है वो फाइंड करना है। अब कैसे करें, कर्व्ड पार्ट से फ्लक्स फाइंड करना है, अब कैसे कैलकुलेट करें। तो कर्व्ड पार्ट से अगर मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा लॉजिक है। देखो, अब हम क्या समझेंगे, हम ये समझेंगे कि जब इसके पास पूरा स्फीयर था, ठीक है, इसको अगर कम देखो, गॉसियन सरफेस फ्लक्स फाइंड करने के लिए जब हम गॉसियन थ्योरम यूज करेंगे तो इस ये होना बहुत कंपलसरी है कि आपका जो स्फीयर हो, जो सरफेस आप बनाओगे वो सिमेट्री होनी चाहिए। तो एक तो पहले तो आप सिमेट्रिकल बॉडी बना दो, ये सिमेट्रिकल बॉडी बना दिया, जो कि लग नहीं रहा बट है स्फीयर जैसा, है ना, समझ लेना। चलो मैं बना ही देता हूँ, ये बन गया हमारा स्फीयर। तो अब ये टोटल तुम्हारा काइंड ऑफ स्फीयर दिख रहा है, तो ये सिमेट्रिकल बॉडी बन गया। अब इस सिमेट्रिकल बॉडी के अबाउट टोटल फ्लक्स कितना होगा, इस सिमेट्रिकल बॉडी के अबाउट फ्लक्स कितना होगा, तो हम बोलेंगे कि भाई अगर दो फेजेस ऐसे मिल जाएंगे, एक कर्व पार्ट 1 और कर्व पार्ट 2, दोनों कर्व मिला के फ्लक्स कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, दैट विल बी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दो कर्व एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, दैट विल बी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज दोनों कर्व को मिलाने के बाद आपका नेट चार्ज अंदर कितना होगा, क्यू चार्ज। तो ये एक सिंगल क्यू चार्ज का जो चार्ज के थ्रू जो फ्लक्स निकलेगा वो फ्लक्स दोनों सरफेस पे कंट्रीब्यूट करेगा। बात समझ में आ रही है। तो अब सिंगल फ्लक्स मतलब सिंगल फेस के वजह से मीन्स अगर मुझे तो एक ही कर्व के थ्रू मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो दैट विल बी फॉर सिंगल कर्व, फॉर सिंगल कर्व flux will be q by 2 epsilon naught। क्लियर हुआ। तो इसका मतलब ऐसा मत बोल देना कि चार्ज अगर बाहर है तो फ्लक्स जीरो हो गया, नहीं जीरो नहीं हुआ। क्लियर हुआ। जीरो कौन से केसेस में होगा, अब जैसे मान लो कि ये भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है, सपोज करो, बस ये लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद हम इसको वाइंड अप कर लेते हैं। चलो, एक मैंने इस तरीके से स्क्वायर बनाया है, ठीक है। अब इस स्क्वायर से यहाँ पे सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे चार्ज रखा है, प्रोवाइडेड ये डिस्टेंस है a। तो ये आपको मैं होमवर्क देता हूं, ठीक है, आपको खुद ट्राई करने के लिए देता हूं कि अब इस चार्ज के वजह से इस सरफेस से, ये वाला सरफेस से फ्लक्स कितना पास होगा। दिस इज योर होमवर्क, फाइंड फ्लक्स passes through the given surface। ठीक है, या आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, और एक बार मैं डीपली आपको सब कुछ रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या आज हमने पढ़ा और इसका एप्लीकेशन हमने किस तरीके से समझा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या समझा बेटा, सबसे पहले हमने गॉस थ्योरम के बारे में समझ लिया, गॉस थ्योरम होती क्या है, उसके स्टेटमेंट्स के बारे में समझ लिया, स्टेटमेंट समझ लिया, उसके बाद हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी समझा, उसका प्रूफ भी किया कि गॉस थ्योरम जैसे हम लिखते हैं phi equals to q enclosed by epsilon naught, तो वो आती कैसी है। और उसके बेसिस पे, गॉस थ्योरम के बेसिस पे जब हमने प्रूफ किया तो उसके रिलेटेड सब न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि गॉस थ्योरम का दूसरे एप्लीकेशंस कैसे होते हैं,
जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि गॉस थ्योरम को यूज करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो उसको विदाउट एनी कैलकुलस यू कैन सॉल्व द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी सिंपली। तो नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू कंसिडर द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ गॉस थ्योरम। तो इस वीडियो को आई होप आपने एंजॉय किया होगा और लास्ट तक देख लिया होगा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय।